नमस्ते एवरी एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं। आज है 3 जुलाई और पहला आर्टिकल देखते हैं कुछ है अपने मतलब का या नहीं। क्या है? अजीत पवार स्प्लिट एनसीपी रिटर्न एज ए डिप्टी सीएम, 8 मोर जॉइन कैबिनेट। कुछ भी आपके लिए नहीं है यहाँ पे उठाने के लिए, ठीक है। अजीत पवार ने क्या ज्वाइन किया, क्या नहीं ज्वाइन किया, क्या छोड़ा, क्या नहीं, ये आपके लिए पढ़ने के लिए नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम। देखिए मैं बताऊँ ना, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके लिए पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ाता जाऊँ, है ना, जो पीटी से कोई रिलेवेंट ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, कुछ भी अपने मतलब का है क्या। आगे क्या दिया हेडिंग, 4 किल्ड इन फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर में आपको बस इसमें पढ़ने के लिए अगर कुछ भी था आपके लिए मणिपुर में, तो मणिपुर में आपको क्या पढ़ना है। मणिपुर में मैंने आपको बताया था कुकी और क्या, मैती। अब देखिए बार बार यही आर्टिकल आ रहा है ना, तो इसको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। कुकी और मैती ट्राइब्स जो कि आपकी, और एक नागा ट्राइब्स, ये आपको तीनों मिलती हैं किसमें, मणिपुर में। और इसी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे मैती की। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे अच्छे तरीके से, जहाँ भी अगर आपने इन चीज़ों को नोट नहीं किया है तो मेरी लास्ट वाली वीडियो में आप देख लेंगे, जिसमें मैंने थंबनेल लगा रखा था कि मणिपुर का विवाद अब समस्या सॉल्व होगी, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी उस पर डिबेट किया था। तो आप उस चीज़ को तो नोट कर ही लेंगे। और इसमें एक चीज़ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आई थी वो आई थी पेवी मूवमेंट। देखिए मैं आप कह रहा हूँ ना, यही होता है न्यूज़ पढ़ने का तरीका। ये नहीं है कि आप कुछ भी मिला तो उसको उतारते जाएं, लिखते जाएं। नहीं 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 नहीं, हमें सिर्फ, अब देखिए पेवी मूवमेंट है, डेफिनेटली है कि जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है क्या नहीं था। तो मैंने इसमें बताया था कि 1970 में जो इनको एक्चुअली में वुमेन इसको रन करती हैं, तो 1970 में क्या था, ये बसपा के विरुद्ध चलाया गया था, और 1980 में ये ड्रग और क्राइम्स के विरुद्ध चलाया गया था। तो इसको आप मूवमेंट को देख लेंगे, ये उसी वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे हेडिंग क्या है हमारी वो भी देख लेते हैं हम। आगे हेडिंग है हमारी, देखते हैं हेडलाइन क्या है हमारी। टेम्पल मज़ार इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रास्ट ए आप क्राइसिस फॉल। अब देखिए आज कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना, जिसको हमें पढ़ना ही बहुत ज़रूरी हो। तो आई थिंक यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। और ये 1 डाइज ऑफ इलेक्ट्रो पेशेंट्स एट ये कौन सा लोकनायक हॉस्पिटल, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। देखते हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि चैप्टर ऐसा कुछ द हिंदू में नहीं दिया है जो ज़्यादा पढ़ने के लिए है। क्लोराइड लेवल पॉइजनिंग रिस्क टू हाउसिंग इन एनसीआर एक्सपर्ट कॉल टू रीलुक ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स। सभी कुछ नहीं है। देखिए क्लोराइड लेवल, ये तो कॉमन सी बात है कि क्या होता है कि पानी को जैसे इसमें आपकी कई डिजीज़ होती हैं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि क्लोराइड लेवल बढ़ जाता है तो कई सी समस्याएं हमारे लिए पैदा हो जाती हैं। तो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें इतना कुछ नहीं है हमारे लिए। आगे देखते हैं हम। नीतीश मीट्स जेडीयू एमपी इंडिविजुअली, अपोजिशन से ही फियर्स स्प्लिट इन पार्टी, ये भी कुछ नहीं है हम अपने लिए, ठीक है। देखते हैं फिर हम। बीजेपी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, सीपीआई कॉल्स फॉर द कमिटिंग टुगेदर टू सेकुलर फोर्स टू काउंटर यूसीसी। फिर वही कहानी, यूसीसी को पढ़ पढ़ के हम लोग बार बार यही चीज़ देख रहे हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में और डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 44। और उसी को मैंने एनालिसिस किया था आपकी लास्ट वीडियो में, क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो क्या होता है ना कि जब आप 1 वीक की करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं तो वो आपकी क्या रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो वही रिपीट प्रोसेस है, जो चीज़ें आपने क्लियर कर ली, जैसे कि मणिपुर है। अभी 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा विवादित रही हैं, एक मणिपुर है और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो माननीय प्रधानमंत्री तो यही चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, बट अदर पार्टियां निकल निकल के आ रही हैं जो उसको काउंटर कर रही हैं, वो नहीं चाहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए। एक्चुअली में ये आर्टिकल 44 के थ्रू तो है, बट कम्प्लीटली इसको इम्प्लीमेंट करने के पक्ष में बहुत सी पार्टियां नहीं हैं। अभी हमने देखा ही था कि कुछ ट्राइब्स भी हैं जो इसको काउंटर कर रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको देखिए, पिछले 1 वीक की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा कुछ नहीं निकालना है आपको। 1 वीक की अगर मैं बात करूँ तो 1 वीक में आपको निकालना है, एक तो यूसीसी, एक ये हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका मणिपुर। तो मणिपुर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए
अब यही होता है पढ़ने का तरीका। आपने 1 वीक पढ़ लिया तो 1 वीक में आपने ये देख लिया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चली हैं आपकी। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और मणिपुर। मणिपुर में आपको ट्राइब देखनी है, कौन से मूवमेंट हैं वो देख लेने हैं, ठीक है। इसका इतना ही सफिशिएंट है। और एक देख लेंगे एक आध और भी कुछ चीज़ें, जैसे आपके डांस हैं, है ना, थिएटर हैं, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ आपके नेशनल पार्क्स हैं उसमें, है ना। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो भी है उन चीज़ों को हम देख के चलेंगे। रामसर साइड वगैरह जो भी हैं उनको हम देख के उसके बाद क्लियर कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको मणिपुर वाला जो टॉपिक है ना, इसमें मैं आपकी कुछ जैसे जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं, जैसे आपकी या तो नेशनल पार्क हुआ या आपका मान लीजिए रामसर साइट हुआ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है या नहीं है। इन चीज़ों को मैं ये 1 वीडियो लाके इसको क्लियर कर दूंगा, तो आपको फिर इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख देना कि जी सर इस वीडियो की नीड है। उसी के बाद मैं उसको पढ़ाना शुरू करूँगा आपका मणिपुर को लेके, ठीक है। तो मणिपुर में अभी 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं पूरे वीक में, एक UCC और एक हो गया आपका मणिपुर। तो आज का जो पेपर है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल है, ऐसा कुछ खास दिया नहीं है इसमें। आगे देखते हैं फिर हम। देखिए अब एडिटोरियल में आ जाइए। अ केस ऑफ अनचेक्ड पावर टू रेस्ट्रिकेट ई फ्री स्पीच। अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कुछ ट्विटर चैलेंज। उसमें आपके देख रहे हैं कि ये सीन था कि वो जैसे ब्लॉकिंग ऑर्डर होते हैं ना, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जो मिटी होती है, मिटी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कनेक्शन विद द टेकिंग डाउन द ट्विटर अकाउंट specific tweets. The High Court admonished Twitter for not comply with the order and impose an outstanding cost of कितना लगाया 50 लाख रुपए ऑन द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड ऑन सोशल मीडिया कंपनी। तो हाई कोर्ट, तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्चुअली में ट्विटर जो चैलेंज था ना, और वो किस इशू को लेकर था, किस इशू को लेकर था, वो था ब्लॉकिंग ऑर्डर को लेकर। तो इसको मीठी और कनेक्शन था उसका ट्विटर अकाउंट को स्पेसिफिक मतलब डाउन करने के उसमें। अब इसमें देखिए मैं बताऊँ क्या केस था क्या नहीं था, इस चीज़ को तो आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखने के लिए क्या है इसमें, आपको पीटी बेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखते हैं हम। ये है सेक्शन 69, ये इन्फॉर्म करता है सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये क्या एम्पावर करता है ये देखना है हमको, हमारे लिए अगर कुछ है तो सेक्शन 69 ये हमें क्या एम्पावर करता है देखते हैं। तो पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सेक्शन 69 जो है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो 2000 वाला है। एम्पावर द स्टेट टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ सच एज, किस ग्राउंड पर, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस चीज़ को वो ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। और तो देखते हैं आप, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया 2, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट 3, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट ओके 4, पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रिवेंटिंग इंसेंटिमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू अबव। तो देखिए मैं बताऊं क्या है कि जो 69 आपका 69 जो सेक्शन है, सेक्शन 69A है ना, वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो 2000 वाला है। और ये स्टेट को एक पावर देता है, ठीक है, किन केस को जो इमरजेंसी अगर है तो उन केस में ब्लॉक करने के लिए, जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के रेफरेंस ग्राउंड को लेकर, है ना, और डिफेंस भारत की सुरक्षा को लेकर, और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट स्टेट की सिक्योरिटी को लेकर, फ्रेंडली रिलेशन किससे, फॉरेन स्टेट को लेकर, है ना। जैसे मान लीजिए आप क्या है ना, कुछ भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ट्विटर और उस पर, तो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो ITA एक्ट है 2000 वाला और सेक्शन 69 के अंतर्गत है, यानी 69 के अंतर्गत, वो क्या करता है कि आपकी कुछ चीज़ों के ग्राउंड लेकर, ठीक है, जैसे कि अपना भारत की संप्रभुता और एकाग्रता और भारत की सुरक्षा, या फिर मान लीजिए स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, या हमारे विदेशियों के साथ जो भी एक दोस्ताना रिलेशंस हैं उनको लेके, और पब्लिक ऑर्डर फॉर द प्रिवेंटिंग इन सेंटिमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू अबव। और कोई भी पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जिससे क्या है ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू अबव, कुछ भी ऐसा विवादित ना हो। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय रूल्स 2009
पब्लिक ब्लॉकिंग रूल्स ले डाउन द प्रोसीजर फॉर एनी ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू बाई द सेक्शन 69 के थ्रू आएगा जो भी ऑर्डर आएगा। अच्छा आगे क्या है, द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज, इसको ये जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनली बाज चैलेंज इन श्रेया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड। यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पुष्टि की थी, जो सेक्शन 69 है एंड ब्लॉकिंग रूल्स है, आफ्टर ऑब्जर्विंग द सफिशिएंट procedural safeguard were embedded such as a provision of recording as a reasonable order and providing notice to intermediary and the originator whose content was sought to be blocked। मतलब इस प्रावधान की क्या थी कि श्रेया सिंघम बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई। और यहाँ पे क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ना धारा 69 यानी कि आपका सेक्शन 69 और ब्लॉकिंग नियमों की वैधता को बरकरार रखा कि पर्याप्त, ठीक है, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय अंतरित नहीं, जैसा कि एक तर्कसंगत आदेश को रिकॉर्ड करने का प्रावधान है, और मध्यस्थ और प्रवर्तकों को नोटिस प्रदान करना जिनकी सामग्री को ब्लॉक करने की क्या की गई थी, मांग की गई थी। और ये चैलेंज जो था ये आप देख रहे हैं ये किसके थ्रू किया गया था, श्रेया सिंह वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि कर दी थी कि भाई सेक्शन 69 है और ब्लॉकिंग रूल्स है, उसमें आप देख रहे हैं कि उनको जो मध्यस्थ और जो भी चीज़ें हैं उनको ब्लॉक करने की मांग की गई थी। तो आई थिंक यहाँ पे आपको सेक्शन 69 याद रखना था, और एक आपके लिए था ये प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशनली वाज चैलेंज इन श्रेया सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई थिंक कुछ ज़्यादा निकालने के लिए नहीं है, फिर भी देखते हैं हम क्या है हमारे पास। और आगे देखिए, आगे फ्री स्पीच एंड चिलिंग इफेक्ट। तो फ्री स्पीच एंड चिलिंग इफेक्ट क्या है, इसको देख लेते हैं क्या है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट to freedom of speech can only be introduced on the basis of 8 specially enumerated ground under the article 19 of the constitution. The Supreme Court had clarified in Shreya Singh that blocking under section 69 and blocking rules must conform to those ground only। तो अब आप देख रहे हैं जो आर्टिकल कौन सा है आपका 92, क्या है इसमें restriction of freedom expression, restriction of freedom expression, article 92। there are a certain ground on which the constitution of India introduced restriction, and article 19(2) of Indian constitution empower the state to instill reasonable restriction on the following ground। तो किस किस रीजनेबल स्टेट पर किस किस रीजनेबल ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन लगेगा, इन चीज़ों को देखते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, 8 रीजनेबल स्टेट उसमें दिया था। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, नंबर 2। नंबर 3 पब्लिक ऑर्डर। नंबर 4 डिकेंसी एंड मॉडलिटी। नंबर उसके बाद देखते हैं हम 6। 5 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। नंबर 6 डिफेमेशन। नंबर 7 है आपका इंसेंटिमेंट टू ऑफेंस, और नंबर 8 है आपका इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेस जो कि आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत 8 होते हैं, वो कौन कौन से ग्राउंड पर होते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद दी फॉरेन स्टेट। तो आपको ये 8 समझ के चलने हैं। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होते हैं उनके ग्राउंड्स क्या हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट है, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी एंड मॉडलिटी है, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिफेमेशन है, इंसेंटिमेंट टू ऑफेंस है, एंड इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी है। आर्टिकल ये किसके अंतर्गत है, 19(2) यानी कि 19 के अंतर्गत, जो कि उसका सब पार्ट है 2। और ये क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अब इसमें आपके लिए क्या था इंपॉर्टेंट, वही है, ये कह रहा था रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका reasonable restriction of fundamental right to freedom of speech can only be introduced on the basis of 8 specific enumerated ground under article 19 of the constitution। on इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैड क्लैरिफाइड श्रेया सिंह सहगल दैट ब्लॉकिंग अंडर सेक्शन 69A एंड द ब्लॉकिंग रूल्स मस्ट कन्फर्म टू दोज ग्राउंड ओनली।
तो श्रेया सिंह जो आपका श्रेया सहगल, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया है कि वो आपका सेक्शन 69 के अंतर्गत ब्लॉकिंग रूल्स को कंफर्म करेगा। बट आपका आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत 8 ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जिस पर क्या होगी, ब्लॉक होगा। तो अब और क्या है इसमें हमारे लिए, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ आर नॉट ग्राउंड अंडर विच फ्री कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। Misinformation and fake news are not ground under which free speech can be restricted under the article 19 and section 69। ये देख रहे हैं आप, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ है, ये नॉट ग्राउंड है किसके अंतर्गत, आर्टिकल इसके 19(2) के अंदर होती है और सेक्शन 69 के अंदर होती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटली held that speech to prejudice to maintain the public order there must be direct link between the speech and potential threat to public order. However, the High Court is convinced that these blocking order well reasonable even though no nexus for established with public order and the security of स्टेट। तो क्या है ना, देखिए आपके प्रीलिम्स बेस के लिए अगर कुछ भी निकालने के लिए था तो वो ये था कि आपको सेक्शन 69 समझना था, उसमें श्रेया सिंह सिंगल और उसके बाद श्रेया सहगल, और उसके बाद आपका था आर्टिकल 92 जो कि फंडामेंटल राइट की बात करता है। तो फंडामेंटल राइट में आप देखते हैं किस हिसाब से रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, उन 8 रेस्ट्रिक्शंस को आपको देख के चलना है। ओके, तो आज का पेपर मैं बताऊं कुछ ऐसा खास नहीं है जिसमें आपको ये देखना पड़े कि क्या और है अपने लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, द टास्क ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इंडिया डेमोक्रेटिक यूनिवर्स। देखिए मैं बताऊँ क्या है, अभी असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो उसमें ना कई तरह के फैशनेबल और पोलिटिक डेमोक्रेसी चलेगी, है ना, कि ये करना है वो करना है और कंट्री को हमको आगे लेके जाना है, ये सारे स्लोगन चलेंगे, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला है। तो ये तो आई थिंक जब आपका इलेक्शन होगा उसको भी देखेंगे। बट हाँ, इसमें क्या है आप थोड़ा सा देख लेना, द रियल इंडिया का है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, द सेशन ऑफ इलेक्शन इन अपॉन अस, वही है, इलेक्शन है। रियल इंडिया क्या है, द हार्ट rendering destitution, exploitation and unfreedom of multitudes mirrors the reality of not so shining India despite a rising economy that has only widened the economy and social disparity in the absence of distributive equality। Okay, तो क्या है ना कि देख रहे हैं आप, कुल मिला के ये है द रियल इंडिया, द हार्ट रेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लोटेशन एंड फ्रीडम ऑफ मल्टीट्यूड मिरर एंड रियलिटी ऑफ नॉट सो शाइनिंग इंडिया। ठीक है, डिस्पाइट ए rising economy that has only widened an economy and social disparity in absence of distribution equality. The agonized reality of nation in distress is visible in the fact of 35.5% in country undernourished, the stunted children in the stone eye of forsaken widow। ये कंडीशंस क्या ना ये बताई गई हैं कि क्या मतलब जब इलेक्शन होता है ना तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों के लिए होती हैं। तो अंडर नरिश्ड एंड स्टंट चाइल्ड इन द स्टनी आई ऑफ forsaken widows, mothers grieving for the loss of their children to addiction and hopeless, unable to bear the grief of their innocent daughter having lost their smile forever, the revenge of lust and violence and the unraveled grief of father compelled to see the children's stone death। ये रियल इंडिया है अपना। बट क्या है ना कि जब इलेक्शन आएगा ना तो एक्चुअली मैं इस चीज़ को चाहूँ तो बहुत वैसे आपको बताऊँ, बट क्या है ना कि कंडीशन है अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना, देखिए क्या है ना कि एक भड़ास सी निकलती है कि यार रियल इंडिया क्या है, व्हाट इज रियल इंडिया। तो रियल इंडिया की तो फिर कहानी ही बहुत अजीब गरीब है। बट क्या है ना, अपना प्यारा भारत में जब इलेक्शन की बात होती है तो इस तरीके से जुमलेबाजी की जाती है ना। अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई ऐसी कंडीशनें बनी जिसमें लोग मारे गए और उनका कोई समाधान नहीं है ना। तो ये तो सब सही है। आगे हमारे पास क्या है, अनफुलफिल्ड विजन है इन अ पॉलिटिकल सेशन प्रेग्नेंट विद possibility our aspiration of for the country of fellow citizen articulated in the book the line of mercy। एक बुक है उसमें बताया गया है कुछ इंडियन उसके विजन के बारे में। तो आई थिंक ये आपको अभी नहीं कि और तो कुछ इसमें है नहीं खास सच। देखिए आज मैं बताऊँ, आज मैंने पेपर को ज़्यादा अच्छे तरीके से
रीड नहीं कराया है, कारण ये है कि क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं लगा। ओके, और दूसरा कारण ये है, माफ़ी चाहूँगा, आज ना थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हुआ मुझे, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए इतना खास नहीं था। अब ये क्या है यहाँ पे, रिटेल प्राइस ऑफ टोमेटो मोर देन 100 किलो ओवर ए 50 सिटीज़, यानी कि 50 शहरों में लगभग 100 रुपये किलो रेट के हिसाब से टमाटर बेच रहा है। क्या भाई कमाल है ना। इतना टमाटर के भाव भी देखिए आप क्या हैं। और उसके बाद इसलिए मैंने इसको आज ज़्यादा, ऐसा मुझे कुछ खास लगा नहीं पेपर, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कराया नहीं। और दूसरा रीज़न ये भी रहा, क्या है, इंडिया चाइना रैम। दूसरा रीज़न ये भी रहा कि आज मैंने इसको अच्छे तरीके से आपका रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इंडिया चाइना रैम्प अप नेट प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये नहीं कर पाया, कनेक्टिविटी की वजह से। अदरवाइज़ मैं इसमें आपके जो भी चार्ट या फिर मैपिंग होती है उनको मैं ज़रूर लगाता हूँ। इंडिया चाइना रैम्प अप इंफ्रा ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक। अब देखिए आपको इसमें ना, ये बहुत पुराना विवाद है, चला आ रहा है अभी भी। इंडिया इज बिल्डिंग ए ब्लैक टॉप रोड ऑन द नॉर्थ बैंक एंड चाइना बिल्डिंग ब्रिज अक्रॉस द ग्लेशियर लेक। चाइना का बनाना चाहता है ग्लेशियर लेक पे, इंडिया का बनाना चाहता है नॉर्थ बैंक पे। अब हम क्या 19 जो जो होगी राउंड्स ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक, उसके लिए हम चाहते हैं कि ये वाला जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। और देखो 2020 की बात थी आई थिंक, तब से ये विवाद चला आ रहा है 2020 से। तो इस विवाद में आपके लिए क्या है ना कि आपको पेंगोंग लेक समझनी है, ये कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। इसका लोकेशन आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है। हाँ बस वही है। उसके बाद बोथ लोकेशंस चाइनीज साइड अप लुकिंग इन द इंडियन पेट्रोल्स एंड सोर्सेज बाहर एड्रेसिंग देते हैं। कुल मिला के क्या इसमें आपको पेंगोंग लेक, ठीक है, और आपको देखना है इसमें पेंगोंग लेक किस में पड़ती है, और ये मीठे पानी की झील है या खारे पीने की झील है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। बस इतना ही इसको देखना है। उसके बाद इसको मैं आज यहीं ऑफ करता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।